Hello students, good morning. मैं प्रवीण शर्मा. Welcome back to my channel. B.Ed फर्स्ट ईयर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पाठ्यक्रम में भाषा के अंतर्गत आज हम जैसा कि लगातार देख रहे हैं भाषा उत्पत्ति एवं विकास के सिद्धांतों के विषय में प्रकाश डालेंगे. अभी 3 सिद्धांत बाकी शेष हैं जिसमें पहला सिद्धांत है टाटा सिद्धांत, सेकंड सिद्धांत है बवल लकी सिद्धांत तथा तीसरा और थर्ड सिद्धांत है अवाक सिद्धांत, भाषणों की धार्मिक उत्पत्ति. इसके बाद एक सामान्य सा सिद्धांत है जिसे संपर्क सिद्धांत का नाम दिया गया है. इसके विषय में भी संक्षिप्त रूप में हम प्रकाश डालेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं द टाटा सिद्धांत. टाटा सिद्धांतवादी ये मानते हैं कि भाषा का विकास मौन व्रत के दौरान अपने भावों को व्यक्त करने के लिए कुछ इशारों के प्रयोग से हुआ. यह मानव भाषा संचार से पहले भी प्रयोग किए गए. इस कारण चार्ल्स डार्विन इस परिकल्पना को व्रत यानी कि इस परिकल्पना व्रत को आधार रूप में स्वीकार करते हैं. हम सामान्यतः देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब मौन व्रत रखता है और उसे अपने भाव या विचार प्रकट करने होते हैं तब उनको इशारों के रूप में प्रयोग करता है. अब उन इशारों में ऐसा होता है कि व्यक्ति जो कुछ कहना चाह रहा है ऐसा नहीं है कि सामने वाला उसकी बात को उसी रूप में ग्रहण करे. हो सकता है उसको दूसरे ग्रहण में यानी कि दूसरे रूप में ग्रहण कर ले और उसका जो भी रेस्पॉन्स है या फिर अपनी भावना जो व्यक्त करेगा वो अन्य अर्थ में प्रस्तुत करेगा. जैसे किसी भी व्यक्ति को जल की आवश्यकता है, उसने इशारे से कहा, अब दूसरा व्यक्ति समझ रहा है कि ये कुछ और आसन आदि मांग रहा है तो मौन व्रत के दौरान उसको वही दे देगा. या फिर दूसरा कोई भी इस तरह का एग्जाम्पल हो सकता है कि व्यक्ति कुछ कहना चाहता है लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सामने वाला वही बात समझे. इससे भाषा का विस्तार भी होता है यानी कि एक एक अर्थ के अनेक अनेक एक एक इशारे के अनेक अनेक अर्थ महसूस किए जाते हैं. चार्ल्स डार्विन को जो है अपने इस परिकल्पना व्रत का एक तरह से अधिकार है कि मानव भाषा संचार के अनुसार पहले से ही प्रयोग में आ रहे थे और फिर ये जैसे कि हाथ के इशारों की नकल करना और इशारे जो है मौखिक प्रतिनिधित्व का उपयोग करता है. यानी कि जब कोई भी व्यक्ति इशारे के रूप में बात करता है दूसरा व्यक्ति मौखिक अभिव्यक्ति उसको प्रदान करता है. ध्वनि के प्रतीक में रामचंद्र की परिकल्पना व्रत के अनुसार समर्थन करने का एक ऐसी प्रतीक है. ये सिद्धांत को इस प्रकार भी कह सकते हैं कि ये परिकल्पना के साथ साथ सवालों को भी जन्म देती है क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति किसी इशारे में बात करता है तब उसके अनेक प्रश्न हो जाते हैं कि आप क्या लेना चाहते हैं, ये वस्तु आपको चाहिए अथवा ये वस्तु चाहिए अथवा मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है. इशारे इशारे में व्यक्ति न समझने पर अनेक प्रश्न उपस्थित कर देता है. ये एक तरह से बहुत ही मुश्किल है. मनुष्य इशारों को काफी परिष्कृत प्रदर्शनों की सूची यानी कि पहले अपने ही मुख के इशारों से नकल करने की जगह बनाता है. इससे ये स्पष्ट होता है कि इशारों की भाषा का अस्तित्व में किस तरह से ये इस भाषा का जन्म हुआ. इस भाषा को संकेत मिलता है. ये कुछ हद तक एक तरह से बनावटी भाषा होती है और ये शिक्षित इशारों के लिए हालांकि ये भी काफी मनमाना एक तरह से प्रतीक होता है. कुछ इशारे तो इस प्रकार के होते हैं कि व्यक्ति स्वतः ही समझ जाता है लेकिन कुछ में असमंजस की स्थिति में पड़ जाता है. मानव संस्कृतियों में एकदम ये अलग अर्थ होता है इसका. इस परिकल्पना के साथ अन्य कठिनाइयां भी आती हैं जब तक हाथ के इशारे और चेहरे के हाव भाव कहने का तात्पर्य व्यक्ति नहीं समझ पाता है तो वे व्यर्थ हो जाते हैं. यही कारण है कि ये खुशी की बात है या दुख की बात है नहीं समझ पाता व्यक्ति और विचारों को आरोग्य टिप्पणी के साथ इसमें जो है होना पड़ता है. मतलब ये है कि चेहरे की अभिव्यक्ति के लिए संचार को भी एक दूसरे का सामना किया जाना चाहिए. हाथ कुछ और कर रहे हैं और इशारा कुछ और यानी कि व्यक्ति कुछ कहना चाहता है सामने वाला कुछ और उसकी अभिव्यक्ति वो समझ रहा है. इसलिए ये जो इशारे होते हैं काफी मुश्किल होते हैं. सैडेट गवर्नमेंट जो है भाषण में 1930 के दशक में सर रिचार्ड सैडेट
एक तरह से प्रारंभ हुआ और हाल ही में कॉपर्ट कॉलेज एंट्रिस्टी कॉलेज के साथ कैम्ब्रिज और मेलबर्न विश्वविद्यालय जर्मन द्वारा एक तरह से इसे विकसित किया गया और फिर एक तरह से इसको मान लिया गया। ये अंग्रेजी के सामान्य पैटर्न को भी दर्शाता है। ये भाषा जो अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, चाइल्ड, एक तरह से बच्चों को उनके माता पिता, अध्यापक के भाषण, शिक्षक के भाषण और देखभाल करने वाले कर्मचारियों द्वारा इस तरह से प्रयोग किया जाता है। ये जो एक व्याकरण हस्ताक्षर एक तरह से प्रणाली है। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि इसके द्वारा इशारों के द्वारा जो बच्चे कहना नहीं मानते हैं उनको भी ठीक करने में काम में लाया जाता है। और अध्यापक भी जब भाषा प्रस्तुत करते हैं तब वो भाषण के समय में जब बोला नहीं जाता और दूसरी बात कुछ कहनी होती है तब भी प्रयोग करते हैं। और चिकित्सक आदि भी इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि कई स्थान ऐसे होते हैं सर्जरी स्थल आदि जहाँ पर बोलना अलाउड नहीं होता, तो इसी प्रकार के इशारों से काम अपना चलाते हैं। और जब पेशेंट होते हैं, देखभाल मरीजों की करनी होती है, जहाँ उन्हें कोई भी मेंटली प्रॉब्लम होती है तब भी उनकी देखभाल के लिए इस प्रकार से ही कार्य किया जाता है। अनेक स्थानों पर जहाँ पर बोलना मना होता है, शांति का वातावरण बनाए रखना होता है, वहाँ भी इस प्रकार से इशारों के रूप में ही बात की जाती है, इस सिद्धांत का प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे नेक्स्ट सिद्धांत द ववल लकी थ्योरी, यानी कि ववल लकी थ्योरी। ये सिद्धांत थार्नडाइक के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का जो है ही एक तरह से रूप है और थार्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत अधिगम के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण है। थार्नडाइक की मान्यता थी कि प्रत्येक अनुक्रिया के पीछे किसी न किसी उद्दीपन का हाथ होता है। सीखने के महत्वपूर्ण स्वरूप को थार्नडाइक ने प्रयत्न एवं भूल द्वारा अधिगम एंड लिविंग बाय ट्रायल एंड एरर बताया। बबलाने की ध्वन्यात्मक विविधता की भाषा को उत्पन्न करती है तथा इसका विकास करती है। सीखने की परिस्थिति में अनेक तत्व होते हैं, उनमें से एक तत्व या अनेक तत्व मिलकर उत्तेजक का कार्य करते हैं। ये उत्तेजक या उद्दीपन प्राणी पर अपना प्रभाव डालते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्राणी एक विशेष प्रकार की अनुक्रिया करता है। इस प्रकार एक उद्दीपन का एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है। इसी संबंध को उद्दीपन अनुक्रिया के द्वारा प्रकट किया जाता है। ये संबंध इतना प्रबल होता है कि भविष्य में जब भी इस उद्दीपन से संबंधित अनुक्रिया करने लगता है, इन संबंधों या संयोगों का रूप इतना मजबूत हो जाता है कि थार्नडाइक ने इसके लिए बंध यानी कि कनेक्शन शब्द का प्रयोग किया है और इसलिए इस सिद्धांत को बंध सिद्धांत भी कहा जाता है। कनेक्शनिज्म यानी कि कहा जाता है। कुछ लोगों ने इस सिद्धांत को कुछ अन्य नाम दिए हैं, जैसे संबंधवाद, सिद्धांत, इंडिकेटर प्रिंसिपल, सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर प्रिंसिपल आदि। सीखने के सबसे महत्वपूर्ण स्वरूप को थार्नडाइक ने प्रयत्न एवं भूल द्वारा अधिगम बताया। प्राणी किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए काफी प्रयत्न करता है तथा इस प्रकार वह बार बार गलतियां करता है तथा समय भी काफी लगता है। बार बार प्रयास करने पर वह सफल और लाभप्रद क्रियाओं को अपनाता चलता है तथा असफल एवं व्यर्थ की क्रियाओं को छोड़ता चला जाता है। अंत में एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि प्राणी के हर बार के प्रयास के साथ उसकी त्रुटियों की संख्या भी कम होती चली जाती है और अंततः वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कम समय में ही सफलता प्राप्त कर लेता है। बबलाना भाषाई विकास में बबलाने का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि व्यक्ति जब बबलाता है, लोग नहीं समझ पाते, उसे बहुत प्रयास करना पड़ता है अपनी बात को वालों को कई बार दूसरों को समझाना पड़ता है, तब कहीं जाकर दूसरे लोग उसकी बात को समझ पाते हैं। किंतु धीरे धीरे इसी प्रयास के साथ एक दिन सफलता प्राप्त कर लेता है, उस अपना को शुद्धता के साथ बोलने लगता है और उसको किसी प्रकार की इस ऐसी परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसे बालक के वाक अवयव क्रियाशील होते हैं। बबलाने को ध्वन्यात्मक विविधता का काल माना जाता है। इस समय शिशु के मुख से विविध ध्वनियां स्वतः उच्चारित होती हैं, जिसका संबंध भाषा की ध्वनियों से नहीं होता। ये स्वतः उच्चारित ध्वनियां वस्तुतः ना तो स्वर है और न ही व्यंजन। इतना ही नहीं, भाषा विशेष की ध्वनियों के वयस्क रूपों को
सीखने से भी इसका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। भाषा व्यवहार के क्रम में बालक इन ध्वनियों को पुनः उच्चारित करना सीखता है, यानी कि स्पष्टीकरण के साथ या जो शुद्ध शब्द होते हैं उनको धीरे धीरे उच्चारित करना सीख जाता है। नेक्स्ट सिद्धांत हम देखेंगे आवाज सिद्धांत, भाषणों की जागरण शक्ति, टंग टाइप ए जो डार्विन या फिर डार्विन ऑरिजिन ऑफ स्पीकीज। ये सिद्धांत पौराणिक मान्यता पर आधारित है। ये सिद्धांत मानता है कि जीव, होठ, मुंह और जबड़े के आधार पर ही भाषा का विकास कुशलता के साथ हो सका है। ये सिद्धांत यही मानता है भाषा की कार्यों और बयान वाली यानी कि प्रक्रियाओं के बारे में प्रस्तुत मान्यताओं की तुलना का मूल रूप जानने के लिए इसकी एक तरह से जो भी पढ़ाई करने के लिए बात कम करनी चाहिए और भाषा की उत्पत्ति के विषय में इस सिद्धांत का जो भी विवरण है, इनकी आवाज सिद्धांत का जो विवरण है वह इस प्रकार से है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे जैसे मनुष्य के मुख के अंगों का विकास होता गया, वैसे ही साथ साथ जैसे कि कोई भी बात करता है तो हाथ उससे लगातार जो है उस बात को प्रदर्शित करने के लिए चलते रहते हैं। तो यहाँ पर यही कि जैसे जैसे जीभ, होठ, मुंह और जबड़े का जो आकार में चेंजिंग आती गई, उसी के आधार पर भाषा भी चेंज होती गई, यानी कि उसका डेवलपमेंट होता गया। यहाँ पर साथ पहले व्यक्ति हाथों से इशारे साथ साथ ज़्यादा करता था, लेकिन धीरे धीरे इनमें कमी आती गई। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनके साथ में व्यक्ति आज भी हाथों के साथ में ही उच्चारित करता है, यानी कि साथ साथ हाथों से इशारे करता जाता है। यही इस सिद्धांत का सार है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखेंगे संपर्क सिद्धांत, जो कि एक संक्षिप्त रूप है इसका। विवेक के नाम से एक भाषा, इस संपर्क सिद्धांत को कहेंगे कॉन्टेक्ट थ्योरी। तो रिवेज के नाम से एक भाषा वैज्ञानिक ने अपने काम में सुझाव दिया। मूल और भाषा के प्रागैतिहासिक काल या फिर जो इतिहास है कि हमें पारस्परिक संपर्क की जरूरत है और हम इस हद तक भाषा शुरुआत में जैसे कि आवाज एक पहचान, जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ और यही कहने से व्यक्ति समझ जाता है कि वह व्यक्ति कहाँ पर है। किसी ने किसी व्यक्ति को आवाज लगाई और उसने कहा मैं यहाँ पर हूँ, जबकि उसका इसमें नाम नहीं आया, लेकिन आवाज से उस व्यक्ति ने पहचान लिया कि वह व्यक्ति किस स्थान पर है और दोनों सह संबंधी कि मैं तुम्हारे साथ है तथा हम भी है, यानी कि डर, क्रोध या चोट लगने के कारण रो पड़ते हैं, ऐसी मदद करो या अधिक सामान्यतः संपर्क सिद्धांत कॉन्टेक्ट थ्योरी कहा जाता है। यहाँ पर संपर्क से तात्पर्य यही है कि दूसरा व्यक्ति यही कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इससे एक तरह से भाषा का ऐसा डेवलपमेंट होता है कि उसको एकदम ये एहसास होता है कि शायद ये मेरी भावना को समझ गया है और इसने ऐसा बोला है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति जब कहता है मेरी मदद करो, सिर्फ इसी से समझ जाता है कि क्या मदद करनी है, उससे ज़्यादा विस्तार से बताना नहीं पड़ता है। इसे ही संपर्क सिद्धांत यानी कॉन्टेक्ट थ्योरी का नाम दिया गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।